Morning students, today we'll discuss the next topic, that means the coordination number 4. In the previous lecture we will discuss about the coordination number 6, that means octahedral complex, and now we will discuss about the coordination number 4, that means tetrahedral or square planar complex. In tetrahedral complex, mainly D1 to D7 complexes form tetrahedral and D8 and D9 complexes form square planar complexes. स्टूडेंट्स, सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहूँगा कि D1 से लेकर D7 तक और इंक्लूडेड D10 ये जो होता है वो टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस फॉर्म करता है. D1 से D7 का मीन्स क्या है कि लास्ट इलेक्ट्रॉन D1 में जाए, D2 में, D3, D4, D5, D6, D7, D7 में जाए और या उसमें D10 हो. ठीक है, और लास्ट इलेक्ट्रॉन किस में जाए, D10 में. मीन्स क्या है कि बेटा जैसे कि जिंक है, जिंक का क्या होता है D10, ठीक है, NS2 NP6 और N-1 D10, ये होता है कॉपर का इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन. यानी कि ऐसा कोई कॉम्प्लेक्स हो तो वो क्या बनाएगा, टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स. अगर हम बात करेंगे D8 से D9 की बात करेंगे तो वो बनाएगा स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स. ठीक है, जैसे कि हम बात कर रहे थे कि D1 से D7 की, D1 से D7 और D10 क्या बनाता है, टेट्राहेड्रल. तो अब आप कहोगे कि D1 से D7 का क्या मीनिंग है. D1 से D7 का मीनिंग है कि लास्ट इलेक्ट्रॉन या लास्ट इलेक्ट्रॉन तो बेटा डी ऑर्बिटल में ही जाएगा, ये तो कंफर्म है, डी ऑर्बिटल में जाएगा. बट अब डी ऑर्बिटल में अगर लास्ट इलेक्ट्रॉन जा रहा है तो ये D1 से D7 का मतलब क्या है कि अगर हम इसकी पूरे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को गिनेंगे तो लास्ट इलेक्ट्रॉन क्या होगा. जैसे कि मान लो कि 3D1 हो गया, 10 गलती से लिख दिया, 3D1 हो गया या 3D2 हो गया. तो ये मैं इसकी बात कर रहा हूँ. ठीक है बेटा, जैसे कि अब इसमें बेटा क्या है, 3D 4D और 5D सीरीज़, मेनली ये वाले सीरीज़ होते हैं. तो एक चीज़ याद रखना बेटा, 4D और 5D सीरीज जो होता है बेटा वो मेनली क्या बनाता है, स्क्वायर प्लेनर. क्या बनाता है वो, स्क्वायर प्लेनर बनाता है. वो क्या बनाता है, स्क्वायर प्लेनर. जो 3D 4D और 5D वाला होता है वो मेनली स्क्वायर प्लेनर बनाता है. स्क्वायर प्लेनर का छोटा सा कंडीशन क्या है कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होना चाहिए, D8 और D9, D8 और D9 होना चाहिए. ठीक है, अब ध्यान से जब देखोगे ना 3D 4D 5 सीरीज में, तो अब कॉपर से पीछे कौन है, D9, उसके पीछे कौन है, D8. तो कॉपर से पीछे जो D9 है, D9 के नीचे आप जब टॉप टू बॉटम की तरफ जाओगे तो वो कौन सा सबसे पहले क्या होगा, कॉपर के पीछे जो है बेटा वो होगा 3D सीरीज. उसके नीचे कौन, 4D, उसके नीचे 5D. ठीक है बेटा, 4D और 5D अगर उसका लास्ट इलेक्ट्रॉन किस में जा रहा है, 8 और 9 में, तो बेटा ये क्या बनाता है, मेनली नहीं, ये कंफर्म ही बेटा क्या बनाएगा, स्क्वायर प्लेनर. बट इन केस ऑफ 3D क्या होगा, अगर हम 3D की बात करेंगे कि 3D वाला जिसका लास्ट इलेक्ट्रॉन D8 और D9 में है वो क्या बनाएगा, ये बेटा थोड़ा डिपेंड करता है कि अगर इसके साथ स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड लगाओ, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड लगाओ 3D के साथ स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड. मतलब देखो 3D किस सेंस में बात कर रहा हूँ, 3D में सेंस में बात कर रहा हूँ इन सेंस ऑफ मेटल. अगर इस मेटल के साथ कौन लगाओ, लिगेंड लगाओ, और लिगेंड क्या है, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड. ठीक है बेटा, अब स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होता है, एक होता है वीक फील्ड लिगेंड. वह मैं आपको नेक्स्ट में बताऊंगा कि स्ट्रॉन्ग फील्ड और वीक फील्ड लिगेंड क्या होता है. ओके स्टूडेंट, आई थिंक यू गॉट इट. एंड नेक्स्ट हम देखते हैं. अब देखो जैसे कि हमने पीछे बात किया हुआ है NiCN4 2 नेगेटिव. जब मैं इसमें Ni का ऑक्सीडेशन स्टेट निकालूंगा तो वो हमारे पास क्या आएगा, +2 आएगा. इसका मतलब क्या आएगा, +2. अगर मैं एक्चुअल की बात करूं तो ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आएगा. ठीक है, अगर मैं ये वाला बात करूं +2 मतलब इसमें 2 इलेक्ट्रॉन निकल जाएंगे तो ये वाला इलेक्ट्रॉन, अब जब 2 इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा तो हमारे पास ये वाला इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आएगा. ठीक है, इसके बाद क्या होगा, एक स्पेस यहाँ पे, एक यहाँ पे और 2 यहाँ पे बचेगा. देखो DSP2. ठीक है बेटा, DSP2, और ये क्या बनाएगा, स्क्वायर प्लेनर. अब देख लो यहाँ पे कोई भी लोन पेयर सिंगल इलेक्ट्रॉन कहीं भी प्रेजेंट है, मतलब सिंगल मतलब अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन एक भी है. अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो वो पैरामैग्नेटिक होगा, अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है तो वो क्या होगा, डायमैग्नेटिक इन नेचर. इसी तरह आपके सारे एग्जांपल्स है वो D5 के भी हो सकते हैं, D6 के भी होते हैं. ये आपके प्रैक्टिस के लिए है. मैं कोई बात नहीं, आपको कल या परसों
मैं बेटा आपको ये भी सेंड कर दूंगा, इसका PDF सेंड कर दूंगा, ठीक है। इसके बाद जो हमारा लिमिटेशन ऑफ वैलेंस बॉन्ड थ्योरी है, ठीक है। अब देखो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी में क्या था, काफ़ी सारे अजप्शंस थे। अजप्शंस मतलब क्या था, एक्चुअली ये थ्योरेटिकल कंसेप्ट था, ठीक है, किसी की सोच। अजप्शंस को बोलते हैं हाइपोथेटिकल कंसेप्ट। हाइपोथेटिकल का मीन्स होता है किसी की सोच, ठीक है। उसने सोचा कि ऐसा ऐसा हो सकता है और उसने ट्राई किया तो रिजल्ट काफ़ी ज़्यादा मैच हुआ, ठीक है। मतलब कि अब ये 100% हम इसे ठीक नहीं बोल सकते। अगर ये बेटा अजप्शन बेस्ड है तो अजप्शन बेस्ड 100% हम ठीक नहीं बोल सकते हैं। इसके बाद क्या है, इट गिव्स ओनली क्वालिटेटिव एक्सप्लेनेशन। ये जो था हमें क्वालिटेटिव एक्सप्लेनेशन ही दे पाया किसका, कॉम्प्लेक्स का। इसके अगर हम नेक्स्ट बात करें तो इट डज नॉट एक्सप्लेन दैट, और ये हमें बेटा डिटेल मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ के बारे में नहीं बता पाया कि एक्चुअल में ये मैग्नेटिक प्रॉपर्टी दे रहा है तो क्यों दे रहा है, मतलब पूरी तरह डिटेल्स में नहीं बता पाया। अगर उसके बाद में बात करूँ तो ये स्पेक्ट्रल प्रॉपर्टीज़ नहीं बता पाया, ये थर्मोडायनामिकल और काइनेटिकल स्टेबिलिटी ऑफ कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स के बारे में नहीं बता पाया, ठीक है। और साथ में क्या, इट डज नॉट मेक एग्जैक्ट प्रिडिक्शन रिगार्डिंग द टेट्राहेड्रल स्क्वायर प्लानर स्ट्रक्चर। जो मैंने आपको पीछे बताया ना D1 to D7 में वो क्या बनाता है, टेट्राहेड्रल। और जो मैंने पीछे आपको एक और बताया था कि D8 और D9 स्क्वायर प्लानर बनाता है। और मैंने आपको बताया था D1 से D7 का मतलब है कि 3D 4D और अब 5D में जो लास्ट लेक्चर में D1 से D7 किसी में जाएगा। और मैंने आपको ये भी चीज़ बताया था कि D8 और D9 में एक कंडीशन है कि 3D वाला स्क्वायर प्लानर तभी बनाएगा D8 और D9 वाला जब उसके साथ क्या लगा, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड। ये सभी चीज़ें ये नहीं बता पाता है, ये सभी चीज़ें आप मेनली आप इस बुक में बेटा कहीं नहीं दिया हुआ है। ये तो जस्ट मैंने आपको अंडरस्टैंडिंग के लिए मैंने आपको, और ये सब चीज़ें अगर पढ़ना है तो आपको ग्रेजुएशन या मास्टर्स लेवल पे चीज़ें पता लगेगी कि एक्चुअल इसका रियल क्या है। बट मैंने आपको +2 में ही बता दिया, अगर आप चाहते हो तो ये आप लर्न कर सकते हो, ठीक है। इसके बाद इसके रिगार्डिंग एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं, ये भी मैं आपको सेंड करूँगा, ट्राई जरूर कर लेना। इस में से मेनली यही आता है। इसके बाद है बेटा क्रिस्टल फील्ड थ्योरी। क्रिस्टल फील्ड थ्योरी उसके नेक्स्ट था। क्रिस्टल फील्ड थ्योरी किसने डेवलप किया, H बैथे और B ब्लैंक ने। और इस थ्योरी में क्या है, मस्ट सेटिस्फैक्ट्री एक्सप्लेनेशन दिया गया बॉन्डिंग और प्रॉपर्टी ऑफ कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्सेस के बारे में, ठीक है बेटा। इसके बाद देखो बैलेंस बॉन्ड थ्योरी जो था वो किस पे था, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी की अगर हम बात करें तो वो था बॉन्डिंग बिटवीन मेटल्स एंड लीगेंड्स, ठीक है। बैलेंस बॉन्ड थ्योरी में क्या था, बॉन्डिंग बिटवीन मेटल्स एंड लीगेंड, जो कि और लीगेंड कैसा, जो प्योरली कैसा हो, कोवलेंट। और अदर हैंड क्या, क्रिस्टल फील्ड थ्योरी अगर बात करें तो क्रिस्टल फील्ड थ्योरी क्या, द मेटल लीगेंड बॉन्ड। और क्रिस्टल फील्ड थ्योरी में क्या बेटा, मेटल लीगेंड बॉन्ड जो है आयनिक अराइजिंग फ्रॉम इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन बिटवीन मेटल्स एंड द लीगेंड, ठीक है। और अगर हम क्रिस्टल फील्ड थ्योरी की बात करें तो मेटल लीगेंड बॉन्ड जो मेटल और लीगेंड दोनों बॉन्ड क्या है, आयनिक है। और वो कैसे बन रहा है, इलेक्ट्रोस्टैटिक। इलेक्ट्रोस्टैटिक मतलब कि उन दोनों के बीच में जो इलेक्ट्रॉन है ना उनके, मतलब इलेक्ट्रोस्टैटिक मतलब कि दो चार्ज पार्टिकल के अट्रैक्शन, ठीक है। इंट्रैक्शन का मतलब होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक। इलेक्ट्रोस्टैटिक मतलब चार्ज पार्टिकल के बीच में अट्रैक्शन और रिपल्शन। याद रखना बेटा, इंट्रैक्शन वर्ड कभी भी आ जाए, इंट्रैक्शन का मतलब रिपल्शन और अट्रैक्शन दोनों हो सकता है, ठीक है, बिटवीन मेटल और लीगेंड, ठीक है। और अगर हम लीगेंड की बात करें, लीगेंड को हमेशा इन्होंने पॉइंट चार्ज माना है। अगर हम नेगेटिव लीगेंड की बात करें तो वो Cl नेगेटिव, Br नेगेटिव, Cn हो सकता है। अगर हम न्यूट्रल लीगेंड की बात करें NH3 है, H2 और CO। और इसमें जो है आपको पॉजिटिव लीगेंड के बारे में नहीं बताया गया। और पॉजिटिव लीगेंड की अगर बात करो तो बेटा वो कौन है, हाइड्रोजन, ठीक है। हाइड्रोजन होता है बेटा इसमें पॉजिटिव लीगेंड। पॉजिटिव लीगेंड बेटा इकलौता ही काफ़ी कम लीगेंड है उसमें से एक हाइड्रोजन है। काफ़ी कम लीगेंड पॉजिटिव लीगेंड ढूंढा जा चुका है। और हाइड्रोजन भी ये नहीं कि स्टार्टिंग में पॉजिटिव लीगेंड की तरह एक्ट करता है, ठीक है। हाइड्रोजन में पॉजिटिव लीगेंड में एक्ट करने के लिए बेटा ये पहले रिएक्ट करता है, फिर अपने आप पे पॉजिटिव चार्ज क्रिएट करता है, ठीक है। इसलिए यहाँ पॉजिटिव लीगेंड के बारे में नहीं बताया गया है, ओके। इसके बाद जब हम एग्जांपल देने, इसमें क्या होता है, अब मैं आपको बताता हूँ। इसमें कुछ चीज़ें हैं, इसमें है बेटा डीजनरेट ऑर्बिटल। इसमें क्या है कि इसमें क्या होता है कि इन केस ऑफ फ्री मेटल आयन, इसमें क्या है बेटा, फ्री मेटल आयन्स होते हैं। सबसे पहले देखो इसमें क्या है, क्योंकि ये ट्रांजिशन मेटल पे बेस्ड है तो इसमें क्या, ऑल 5d ऑर्बिटल हैव सेम एनर्जी। हमेशा याद रखना कि इसमें क्या माना गया क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग थ्योरी में। क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग थ्योरी में क्या माना गया कि सभी
डी ऑर्बिटल के क्या है, सेम एनर्जी के, सेम शेप के हैं, ठीक है, माना गया है, इन्होंने ऐसे माना, बट एक्चुअल में ऐसा होता नहीं है, बट इन्होंने माना है, इसको प्रूव करेंगे, ठीक है। द ऑर्बिटल हैविंग सेम एनर्जी, और ये अगर सेम एनर्जी के हैं इसका मतलब ये डीजनरेट ऑर्बिटल कहेंगे। आपको आई थिंक पता होगा डी एक्स वाई, डी वाई जेड, डी जेड एक्स, डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई इसका, डी जेड स्क्वायर, ठीक है। कैन ऑक्यूपाई वन ऑफ दिस 5D ऑर्बिटल विद इक्वल ईज, ठीक है। अब मैं इसको अब देखो इसके नेक्स्ट क्या, हाउएवर द अप्रोच द लिगेंड, याद रखना कभी भी ये जब लिगेंड को अप्रोच करता है तो ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन क्या करता है, लोन पेयर को क्या करता है बेटा, रिपेल करता है। लोन पेयर मतलब ऑर्बिटल के जो इलेक्ट्रॉन है लिगेंड के इलेक्ट्रॉन को रिपेल करते हैं, ये तो आपको पता ना। ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन जो होते हैं, देखो इलेक्ट्रॉन रिपेल करता है, ठीक है, और न्यूक्लियस एक दूसरे को रिपेल करता है, मतलब पॉजिटिव चार्ज को रिपेल करता है, इलेक्ट्रॉन को रिपेल करता है। मतलब क्या है कि मेटल में भी कोई ना कोई इलेक्ट्रॉन होगा ना, चाहे वो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, पर लिगेंड जो इलेक्ट्रॉन लेके आ रहा है, इसका मतलब क्या, मेटल के पास भी कोई ना कोई इलेक्ट्रॉन होगा, इसका मतलब क्या है कि वो एक दूसरे को रिपेल करते हैं। रिपल्शन विल अराइज द एनर्जी ऑफ द डी ऑर्बिटल इफ ऑल द लिगेंड अप्रोचेस टू सेंट्रल मेटल एटम एट द इक्वल डिस्टेंस, ठीक है। इसका ज़्यादा डिटेल्स नहीं करना है, इसके इस चैप्टर का मैं आपको प्रॉपर एक नोट्स प्रोवाइड करूँगा, ठीक है। उस नोट्स में बेटा पूरा चैप्टर दिया हुआ डिटेल्स में, बट आपने सिर्फ वही टॉपिक करना है जो आपके सिलेबस में है। जैसे कि आपने एप्लीकेशन नहीं करना है इसका, और स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म और पोजिशनल आइसोमेरिज्म एक्सेट्रा कोई वाला टॉपिक नहीं करना है, ठीक है। अपने सिर्फ टॉपिक आपने भी सिर्फ सिलेबस के अकॉर्डिंग ही करना है, ठीक है। आप देखो इसके बाद एक चीज़ दिया हुआ है, द कन्वर्जन ऑफ 5 डीजनरेट। अब मैंने डीजनरेट बता दिया, इसमें क्या है कि शेप सेम एनर्जी सेम, ठीक है, वो डीजनरेट बोलते हैं। द कन्वर्जन ऑफ 5 डीजनरेट ऑफ डी ऑर्बिटल ऑफ मेटल आयन इनटू डिफरेंट साइट ऑफ ऑर्बिटल। इसमें क्या किया गया है कि जो पांचों डीजनरेट ऑर्बिटल है ना मेटल आयन में, इसको क्या किया गया, 2 सेट्स में डिवाइड किया गया है, हैविंग द डिफरेंट एनर्जी। मतलब पहले इन्होंने बोला शेप सेम है, साइज सेम है, एनर्जी सेम है, बाद में इनको क्या किया गया, सेपरेट किया गया, उसे क्या बोला, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग बोला गया। अब देखो कि ये कैसे शेप से डिवाइड किया गया, मतलब इनको डिवाइड किया। सबसे पहले देखो डी ऑर्बिटल इन फ्री मेटल लाइन, ये बेटा 5 है, आपको पता ना डी में 5 ऑर्बिटल्स होते हैं। 5 में क्या गया, एवरेज एनर्जी ऑफ डी ऑर्बिटल स्फेरिकल। आप देखो सबसे पहले आपने कभी भी बनाना है तो पहले ऐसे करके ये, अब ये ड्राइंग समझो, स्टार्टिंग में आपको ऐसे ही ओड सा लगेगा कि ये क्या आ गया। सबसे पहले ये है, फिर क्या किया, हम इसे थोड़ा सी हायर एनर्जी नहीं कह सकते हो, ये तो बेटा नॉर्मल स्टेट में, यहाँ पे जाके स्प्लिटिंग शुरू होता है। स्प्लिटिंग शुरू में क्या होगा बेटा, ये देखो डी एक्स वाई, डी वाई जेड, डी जेड एक्स, ठीक है, इसको आपने अलग कर देना है, और डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और डी जेड स्क्वायर वाले को अलग कर देना है। याद रखना नीचे वाले को आपने बोलना है T2G, ऊपर वाले को EG। अब T2G EG क्या, T2G मतलब ट्रिपली डीजनरेटेड, इसको बोलते हैं ट्रिपली डीजनरेटेड स्टेट बोलते हैं, EG को बोलते हैं डबली डीजनरेटेड स्टेट। G, इसमें G जो है बेटा, G मतलब जिराड होता है, ठीक है, G मतलब होता है जिराड, एक होता है जिराड, एक होता है अनजिराड, ठीक है। अब देखो एग्जाम्पल के लिए यहाँ पे सारा दिया गया है, इन 5D ऑर्बिटल स्प्लिट इन द 2 सेट्स, इसको 2 सेट्स में बोलते हैं, ठीक है। एक सेट में डी एक्स वाई स्क्वायर, डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर और डी जेड स्क्वायर है, ठीक है। एंड हायर एनर्जी, इसकी ज़्यादा एनर्जी होती है किसके मुकाबले, इसके मुकाबले, ठीक है। यानी कि देखो नीचे वाली की एनर्जी लोअर एनर्जी, अब ध्यान से चीज़ें सुनना, इसकी एनर्जी क्या है, लोअर, इसकी एनर्जी क्या है, हायर। और आपको एक चीज़ पता होगा, इलेक्ट्रॉन पहले किस में फिल होता है, लोअर में, फिर जाता है वो हायर में, ठीक है। अब देखो ये जो बीचों बीच आप डॉट लाइन देख रहे हो, इसे बोलते हैं बैरी सेंटर, जो कि हायर और लोअर एनर्जी को बीचों बीच सेपरेट करता है। याद रखना बैरी सेंटर से ऊपर वाली की दूरी को बोलते हैं 3/5 डेल्टा नोट, और नीचे वाले को बोलते हैं 2/5 डेल्टा नोट। और इसमें डेल्टा नोट जो है डेल्टा ओ है। ओ क्या है बेटा, ऑक्टाहेड्रल के बारे में बता रहा, ऑक्टाहेड्रल, ठीक है। अगर कहीं भी डेल्टा ओ आ जाए, ओ मतलब ऑक्टाहेड्रल के बारे में ये बात कर रहा है, ठीक है। आई थिंक ये पूरा आपको क्लियर हो गया होगा यहाँ तक, ठीक है। इसके बाद देखो द एनर्जी डिफरेंस बिटवीन द 2 सेट्स ऑफ एनर्जी लेवल को क्या बोलता है, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी। जो एनर्जी डिफरेंस है इनके बीच में क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी बोलते हैं। और डेल्टा नोट जो है बेटा, इसमें नोट क्या बोलता है हमें, ऑक्टाहेड्रल। अगर डेल्टा नोट की जगह डेल्टा टी आ जाए, टी बोलेगा टेट्राहेड्रल। बस छोटी चीज़ याद रखना, बिल्कुल माइनर सी चीज़ है, याद रखना ऑक्टाहेड्रल है तो नीचे 3 गोला लगाएंगे हम, मतलब सिंपल सी लैंग्वेज में बता रहा हूँ, 3 गोला लगाओगे आप। अगर टेट्राहेड्रल है तो नीचे 2, ऊपर में 3,
अब दोबारा सुन लो, ऑक्टाहेड्रल है तो नीचे 3 ऑर्बिटल्स आएंगे और ऊपर 2, ठीक है। ये सब एक्सचेंज हो जाएंगे, 3/5 नीचे जाएगा, 2/5 ऊपर चल जाएगा, बाकी सब सेम। और ये पूरे एनर्जी को हम बोलेंगे डेल्टा नॉट। अगर ये ऑक्टाहेड्रल है डेल्टा नॉट, अगर टेट्राहेड्रल है डेल्टा टी। ये क्लियर है आपको यहाँ तक? इसके बाद मैंने आपको एक छोटी सी चीज़ ऊपर बताया था। क्या बताया था मैंने आपको? एक स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड और वीक फील्ड लिगेंड। अब स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड और वीक फील्ड लिगेंड होता क्या है, इसका क्या फ़ायदा है, इससे हमें क्या पता लगता है? देखो, ये स्टार्टिंग वाले जो हैं ये स्ट्रॉन्ग फील्ड वाले हैं, और देखो अब ये देखो, जैसे जैसे आप इधर से इधर जाओगे ये क्या होगा, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड में कन्वर्ट होता जाएगा। इसका मतलब CO जो है सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, और जो I नेगेटिव है सबसे ज़्यादा वीक फील्ड लिगेंड है। यहाँ तक क्लियर है? आपको स्ट्रॉन्ग फील्ड और वीक फील्ड लिगेंड क्या बताएगा मैं आगे जाकर बताता हूँ। इससे आपको क्या फ़ायदा है, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड और वीक फील्ड लिगेंड के फ़ायदे देखो। स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड देखो क्या था, अगर स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है ना, कहीं भी स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड लगा हो तो आपको देखो, वैसे आपने नॉर्मल जो रूल पढ़े हैं, नॉर्मल रूल क्या है कि सबसे पहले क्या होता है, हाफ फील्ड इलेक्ट्रॉन फिल होता है। नॉर्मल रूल आपने पढ़ा है ना कि अगर किसी में भी इलेक्ट्रॉन जा रहा है, सबसे पहले क्या होगा, सारे के सारे ऑर्बिटल में क्या जाएगा, सिंगल 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 इलेक्ट्रॉन, हाफ फील्ड इलेक्ट्रॉन फिल होगा। उसके बाद क्या होगा, डबल होना शुरू होगा। मतलब आपने मेनली रूल क्या पढ़ा हुआ है, ये रूल पढ़ा हुआ है ना कि अगर मान लो आपके पास 5 इलेक्ट्रॉन है, तो आप क्या करोगे, पहले सिंगल सिंगल सबको दोगे, ठीक है, फिर यहाँ डबल होगा, पहले सिंगल सिंगल भरेंगे, ठीक है, फिर इसे डबल करेंगे। उसी तरह बेटा स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड का क्या, स्ट्रॉन्ग फील्ड क्या करता है,